प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके 907 सब्जेक्ट की, जिसका नाम है पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण। तो यहाँ पर जो विषय है, इससे पहले जो विषय आपको दे दिए गए हैं उसमें 901, 902, 903, 904, 905 और 906 तक के विषय आपको करा दिए गए हैं। ये सातवां विषय है जिसका हम आज वीडियो लाए हैं और इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे इस विषय को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो आपको बताना है परि प्लस आवरण। इसी से मिलकर बना हुआ है आपका पर्यावरण। बाकी परि प्लस आवरण क्या है इसको भी हम आगे समझेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, जीवों की परिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। किसका कथन है ये? तो एच फिटिंग ने ये कथन दिया है, जीवों की परिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये फिनलैंड में हुआ था। आपको याद रखना है, पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फिनलैंड में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? तो इसके दो प्रकार हैं, आगे बात करेंगे दो प्रकार कौन कौन से हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डाप्सन इकाई है, ध्यान रखना है, डाप्सन इकाई पूछा जाता है आपसे। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो 19.47% भूमि पर वन है भारत में, ठीक है। और जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, जो एमपी डीएलएड के आपके नोट्स हैं वो उपलब्ध करा दिए गए हैं आप लोगों के लिए। तो आप अपने विषय का जो भी आप लेना चाहते हैं कंप्लीट विषय आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर के नोट्स जो हैं 499 में उपलब्ध हैं, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे एक बार ही। और सेकंड ईयर के नोट्स जो हैं 599 में ऑल सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं। आप जी पे या फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इन पेमेंट्स में से जिस ईयर का आपको लेना है, सेकंड ईयर का अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको 599 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, आप उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। आपको ऐप वगैरह किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे ही वो पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। तो जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, 8469022568, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे आप मैसेज करके जो है अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, इमीडिएट जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तुरंत विद इन ए सेकेंड आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग जो है वो कौन कौन सा है? तो जीवाणु से पूछता है कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग हमें हो सकते हैं। तो टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है, निमोनिया और हैजा है, ठीक है, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन से हैं? तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम जो आते हैं वो होते हैं पौधे, ठीक है। खाद्य जाल हमारी होती है, उसमें सबसे पहला जो उपभोक्ता है वो पौधा है, ठीक है, प्रथम उपभोक्ता पौधा है। भूमि पर वनस्पति की चादर का कार्य क्या है? तो भू संचरण को रोकना, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकना, ठीक है, जिसको भूक्षरण बोला जाता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से होने वाला रोग है, तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण से जो रोग होता है वो अस्थि संबंधी रोग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1972 में की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय प्रतिभूमि विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति कब अपनाई गई थी? तो 1952 में इस वन नीति को अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि जो नापी जाती है उसको डेसिबल में हम मापते हैं। और जो है, इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी होती है इंसान की धुन सुनने की ध्वनि की? तो वो बता देता हूँ। ध्वनि सुनने की जो लिमिट होती है वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि मानो कि ध्वनि सुनने की परास कितनी होती है, तो कम से कम ध्वनि जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है। इससे कम की ध्वनि इंसान को नहीं सुनाई देती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपसे पूछता है विटामिन डी के कौन सी विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ओजोन परत में छेद के लिए कौन उत्तरदायी है या कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो जिसको बोलते हैं हम सीएफसी, शॉर्ट फॉर्म में। आप सीएफसी लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखते हैं तो भी सही माना जाएगा। आगे हैं आपके बड़े क्वेश्चन, खालिस्तान देखेंगे, वन वर्ड के क्वेश्चन सारे देखेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण का अर्थ जो है आपसे पूछता है कि पर्यावरण का अर्थ समझाइए या लिखिए। तो पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द है आवरण। इसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए।
तो चारों तरफ से ढका हुआ जो आवरण है वो हमारा पर्यावरण है। अंग्रेजी में पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति जो है एनवायरनल से हुई है, जिसका अर्थ है नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास, ठीक है, आस पड़ोस। डगलस व रोमन हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों और प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये डगलस और रोमन हॉलैंड के अनुसार परिभाषा है। परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, कभी परिभाषा दे दे तो आपसे पूछेगा कि किसकी परिभाषा है ये। पर्यावरण के अवयव या मंडल को समझाइए। तो पर्यावरण के अवयव या मंडल कौन कौन से होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। देखो, सौर मंडल का पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, पूरे सौर मंडल का पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि मानव जीवन, वनस्पति जीवन और पशु जीवन विकसित हो सकता है। ठीक है, और पृथ्वी पर मानव सभ्यता और संस्कृति की प्रगति हुई है। पृथ्वी को भूमंडल भी कहते हैं और इसके 4 मंडल निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं अवयव या मंडल? तो पहला है आपका स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैव मंडल। ठीक है, स्थल मंडल के बारे में आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्थल मंडल जो है आपका क्या होता है, तो ये जो है पृथ्वी के सबसे ऊपरी ओर की एक परत होती है जिसको ठोस परत भी बोलते हैं। यह अनेक प्रकार की चट्टानों, मिट्टी तथा ठोस पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। इसे ही स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल में भूमि भाग व समुद्री तल दोनों ही आते हैं, ये ध्यान रखना है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी का केवल मात्र 3/10 भाग है। शेष 7/10 भाग जो है वो समुद्र ने ले रखा है। आपको याद रहेगा ये चीज। चलिए, यहाँ पर दूसरा जो मंडल है वो जल मंडल है। तो पृथ्वी के स्थल मंडल के नीचे के भाग में स्थित जल से भरे हुए भाग को जल मंडल कहते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, जल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं अभी इस वीडियो में। तो पहला स्थल मंडल हमने देख लिया। ठीक है, अब दूसरा जो है हम जल मंडल देख रहे हैं। जैसे झील, सागर, महासागर आदि, ये 97.3% जो है महासागरों और सागरों में है। जितना भी हमारा जलमंडल है इसमें झील, सागर और महासागर आदि हैं, जिसमें से 97.3% आपको याद रखना है, ये डिजिट महासागरों और सागरों में है। और शेष 2.7% जो बचा हुआ है इसमें से 100% होने में, वो हिमनदों या हिम नदी बोलते हैं। और बर्फ के पहाड़ों, मीठे जल की झीलों, नदियों और भूमिगत जल, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो धरती के नीचे है, जल के रूप में पाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा मंडल आता है उसको बोलते हैं हम वायुमंडल। ठीक है, इसको ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो भूमंडल का तीसरा मंडल है वायुमंडल। स्थल मंडल व जल मंडल के चारों ओर गैस जैसे पदार्थ का एक आवरण है। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें हैं, मिट्टी के कण हैं, पानी की भाप है और अन्य पदार्थ मिले हुए हैं। इन सभी पदार्थों के मिश्रण से बने आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल का डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। आगे जो है, वायुमंडल पृथ्वी की रक्षा करने वाला रोधी आवरण है, यानी कि जो हानिकारक किरणें आती है वायुमंडल से गुजर करके पृथ्वी पे पहुंचती है तो उनसे हमें बचाता है। यह सूर्य के गहन प्रकाश व ताप को जो है नरम करता है। इसकी ओजोन परत सूर्य से आने वाली अत्यधिक इसकी ओजोन परत है, वायुमंडल की ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली अत्यधिक जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, उसको सोख लेती है। इस प्रकार यह जीवों के विनाश होने से बचाती है, जीवों का विनाश होने से बचाती है। जैव मंडल जो है आपका चौथा मंडल है। इसमें जैव मंडल का विशिष्ट लक्षण यह है कि वह जीवन को आधार प्रदान करती है। जैव मंडल जिसमें हम जो है प्राणी विकास करते हैं, यह एक विकासात्मक प्रणाली है। इसमें अनेक प्रकार के जैविक और अजैविक घटकों का संतुलन बहुत पहले से क्रियाशील रहा है। वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, लवक, मिट्टी और जीवाणु, ये सभी जीवन चरण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और ये व्यवस्था पर्यावरण कहलाती है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ ले पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण का डेफिनेशन जो है आप दे सकते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण की प्रति विद्यालय की भूमिका क्या होती है, तो पर्यावरण के प्रति विद्यालय की भूमिका क्या हो सकती है, तो पर्यावरण के प्रति विद्यालय की निम्न भूमिकाएं हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कौन कौन से जो है पर्यावरण में जो भूमिका होती है। विद्यालय को समय समय पर खेल, नाटक, कहानियों से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए कि हमारा पर्यावरण क्या है। समय समय पर दूरदर्शन, फिल्म एवं रेडियो के माध्यम से पर्यावरण संबंधी ज्ञान एवं विद्वानों के विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। ठीक है,
विद्यालय में विद्यार्थियों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण के महत्व और उसकी उपयोगिता के विषय में बताना चाहिए। ठीक है, विद्यालय के ये सारे के सारे क्या है, काम है किसके प्रति, विद्यालय की भूमिका में पर्यावरण के प्रति जो है क्या काम है वही बात कर रहे हैं। विद्यालय की भूमिका है ना, तो पर्यावरण के प्रति विद्यालय की भूमिका क्या है, पर्यावरण के बारे में विद्यालय क्या बताएगा, तो ये सारी चीजें बताता है। विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्यिक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। कविता पाठ, कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें पर्यावरण की बातें हों। विद्यालय में संगोष्ठियों का आयोजन करके भी जो है पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है। संगोष्ठी का मतलब जानते हो आप, जो आपस में बातचीत करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, उसकी बात हो रही है। रेडियो पर आकाशवाणी के प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन विद्यार्थियों को सुनाया जा सकता है जिसमें पर्यावरण की जानकारी शामिल हो। रेडियो के माध्यम से विद्वानों के विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। और विद्यालय में टीवी की व्यवस्था कर पर्यावरण संबंधी कार्टून, फिल्म, नाटक विद्यार्थियों को दिए जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं। लोक संचार परिषद नई दिल्ली द्वारा कई अभिनयात्मक फिल्में ऐसी तैयार की गई हैं जो पर्यावरण बोध स्वरूप एवं संरक्षण द्वारा उनके रचनात्मक स्वरूप को जो है दिग्दर्शन करती है। तो कौन है ये, लोक संचार परिषद नई दिल्ली, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर और भी हम बता सकते हैं, संसद, विधानसभा या संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कृत्रिम मोक शेषन का प्रदर्शन, किसी महापुरुष के कृतित्व के विषय में प्रदर्शन आदि चलचित्र में पूर्ण नाट्यकरण कर उसकी टेपिंग कर फिल्मांकन किया जा सकता है पर्यावरण के संदर्भ में। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता एवं बाल सभा में पर्यावरण प्रदूषण और उसके नियंत्रण संबंधी उपायों पर चर्चा करना चाहिए। ये सारे के सारे विद्यालय के दायित्व है पर्यावरण के प्रति। इस प्रकार पर वातावरण इस प्रकार वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, इस प्रकार का वातावरण, यहाँ पे इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जो जागरूक हो जाए। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसके घटक कौन कौन से हो, तो वह तंत्र जो दो प्रकार के घटक जैविक और अजैविक से मिलकर बना है वही तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पहली तो डेफिनेशन आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें जैविक घटक क्या होते हैं उसकी बात पूछ लेता है कि क्वेश्चन बनेगा जो जैविक घटक क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों को रखा गया है, इसमें जंतु वनस्पति दोनों शामिल है। ये आपस में संबंधित है। जैविक घटक दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक होता है स्वपोषी घटक। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी घटक कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इन्हें ही जो है हम स्वपोषी घटक कहते हैं। यानी कि स्वपोषी घटक में कौन आते हैं, तो पौधे, हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे जो है ये स्वपोषी घटक में आते हैं। परपोषी घटक मतलब कि जो अपना भोजन दूसरों पे निर्भर करते हैं, यानी कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषित जीवों द्वारा निर्मित, यानी कि जिन्होंने बना लिया है उस पर निर्भर करते हैं, निर्मित जैविक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं या परपोषी घटक कहलाते हैं। अब जो दूसरा ये हमने देखा जैविक घटक, ठीक है, अब इसमें दूसरा आता है अजैविक घटक। निर्जीव पदार्थ जो पर्यावरण में उपस्थित रहते हैं उन्हें परिस्थिति तंत्र के अजैविक घटक कहते हैं। जैसे कि वायु है, प्रकाश है, ताप है, वर्षा, ये सारे एग्जाम्पल हैं अजैविक घटक के। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्या है समझाइए, तो प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए भाई हमारी जो प्रकृति में जो संपदा है उसका संरक्षण करें, कैसे करेंगे, तो उसके लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। प्रकृति प्रदूषण की रोकथाम के लिए, हमारी प्रकृति प्रदूषित होती जा रही है, देख रहे हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गिरता जा रहा है, ठीक है, तो प्रकृति प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो है आपको पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। सुरक्षित एवं सुखद जीवन के लिए पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए, निराकरण के लिए भी पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पर्यावरण घटकों के परिचय और उनके बीच के संबंधों की जानकारी के लिए भी पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है कि जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, और जैविक घटक भी जो है उसमें स्वपोषी और परपोषी क्या होते हैं, इन सभी के लिए भी जो है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है, तो पर्यावरण शिक्षा के महत्व को जो हम बहुत सारे बातों में बता सकते हैं। जैसे पर्यावरण शिक्षा द्वारा संपूर्ण पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त होता है। पर्यावरण शिक्षा वायु, जल, ध्वनि, मृदा, जनसंख्या आदि प्रदूषणों के कारणों तथा
उनके नियंत्रण की विधियाँ बताती है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि की विधियों को तथा साथ ही उनकी उपयोगिता बताती है कि उनका उपयोग क्या है। पर्यावरण शिक्षा जनता को पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और सुधार कार्यों के लिए सदैव जो है प्रेरित करने का कार्य करती है। पर्यावरण शिक्षा छात्रों को लोकतांत्रिक नागरिक बनने में सहायता करती है, सहायक होती है। इससे उनको जो है अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान होता है। पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को सामाजिक चरित्र के विकास में सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सहयोग, प्रेम, सहकारिता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित और सुखी हो सके, ऐसे कार्यों को करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है कि आने वाली पीढ़ी जो है कैसी हो, ताकि हम जो है पर्यावरण से सीखें कि पर्यावरण में क्या कमियां हैं। डिफोरेस्टेशन यानी कि जो वन उन्मूलन हो रहा है, तो उसके द्वारा हमको क्या हानि हो सकती है, हमारी प्राकृतिक जो संपदा है उसका जो हम उपयोग करते जा रहे हैं, तो आने वाली हमारी भावी पीढ़ी किस पे जीवित रहेगी, ये सारी चीज़ें जो इसमें बताई जाती है। पर्यावरण चेतना यानी कि पर्यावरण शिक्षा विकसित करने में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका हो सकती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो समाचार पत्र की जो भूमिका है आप उसको समझा सकते हैं कि समाचार पत्र क्या भूमिका निभा सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो पत्रिकाएं होती हैं, जो किताब आती हैं पतली पतली, वो पत्रिकाएं क्या भूमिका निभा सकती है, उनके बारे में हम बता सकते हैं पत्रिकाओं के माध्यम से कि आपकी पत्रिकाएं क्या भूमिका निभा सकती है। पुस्तक और अध्ययन सामग्री जो हमारे पास लाइब्रेरी में या जहाँ पर भी मौजूद है, उनके माध्यम से हम बता सकते हैं पर्यावरण में जो है क्या भूमिका निभा सकती है। टेलीविज़न जो है, ये सारे के सारे संचार साधन है, सारे के सारे संचार है। ये देखो, समाचार पत्र संचार साधन है। पत्रिकाएं जो है संचार साधन। संचार साधन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें लोगों तक पहुंच जाए, जिसको पहुंचाने का कार्य करती हैं, लोगों तक पहुंचाने वाली जो भी सामग्री है, जो काम में ली जाती हैं, वो सारे संचार साधन साधन होते हैं। टेलीविज़न है, टेलीविज़न के माध्यम से हम लोगों तक जो है ज्ञान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। रेडियो है, इसके माध्यम से भी हम जो है पर्यावरण के ज्ञान को पहुंचा सकते हैं, संचार साधनों में शामिल है। रेडियो टेप या वीडियो टेप जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंध से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य और इसके प्रभावों की व्याख्या करिए। पर्यावरण प्रबंध से क्या तात्पर्य है, तो पर्यावरण की गुणवत्ता से जो अंतिम परिणाम जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रबंध कहते हैं। ठीक है। यानी कि मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबंध है। तो ये सबसे मेन डेफिनेशन जो आप समझना चाहें। पर्यावरण प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, तो उद्देश्य वैसे ही होते हैं जैसा हमने पढ़ा था अभी। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को तथा उपयोग को सीमित तथा नियंत्रित करना होता है पर्यावरण प्रबंध का काम। ठीक है। प्राकृतिक साधनों का नवीनीकरण करना, ये भी पर्यावरण प्रबंध का काम है। प्राकृतिक प्रकोपों के प्रभाव को कम करना पर्यावरण प्रबंध का ही काम है। उसके अलावा जो है प्राकृतिक संसाधनों के एक बार उपयोग के बाद उत्पन्न अपशिष्ट के पुनः चक्रण तथा पुनः प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपभोग करना भी पर्यावरण प्रबंध में ही आता है। उत्पादन की वर्तमान प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पुनः विचार करना, जिससे वह प्रदूषण मुक्त हो सके, ये भी पर्यावरण प्रबंध के अंदर आता है। देखते हो, आप हॉस्पिटल गए होगे या कहीं भी आप जाओगे किसी अच्छे स्थान पे, तो आपको कचरे के डब्बे अलग अलग कलर के मिलेंगे, ग्रीन मिलेंगे, येलो मिलेंगे। ठीक है। और आपको अलग कलर के भी मिलते हैं, तो वो जो है बताते हैं कि पर्यावरण प्रबंध यानी कौन सा कचरा कहाँ पे डालना है, यही पर्यावरण प्रबंध होता है। पर्यावरण परीक्षण के लिए नियमों तथा कानूनों की व्यवस्था तथा उसका कड़ाई से पालन करना, ये भी पर्यावरण प्रबंध ही सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बता सकते हैं पर्यावरण प्रबंध के माध्यम से। चलिए और आगे देखते हैं अब। योजनाओं तथा कार्यक्रमों का पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यांकन करना। ठीक है। जो हमने योजनाएं बनाई हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं पर्यावरण के लिए, क्या वो सही है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसका भी ये जो है मूल्यांकन करता है। तो पॉइंट आप जितने भी लिखें अपने एग्जाम में, अपने मार्क्स को देखें कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 6 पॉइंट लिख दें या 7 पॉइंट लिख दें, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे 1-2 पॉइंट अधिक लिखने की चेष्टा करें। पर्यावरण प्रबंध का प्रभाव की बात करें, तो उसमें प्रभाव की बात करें तो पर्यावरण प्रबंध के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। पर्यावरण प्रबंध के प्रभाव निम्नलिखित है, जैसे कि इसमें पॉइंट वाइज दिया है मैंने। पर्यावरण प्रबंध का कार्य ऐसे तरीकों को बताना है जिसके माध्यम से ऐसे उत्पादों का निर्माण करना जिसमें कम प्रदूषण उत्पन्न हो, पुनः निर्माण में कम लागत हो और कम प्रदूषण उत्पन्न हो। ये सब माध्यम प्रकृति के वास्तविक रूप को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है जिसको आप पढ़ के आराम से समझ सकते हो। तीसरा पॉइंट भी ऐसा ही है, चौथा पॉइंट है और पांचवा पॉइंट है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान से पढ़ के याद करना है।
अब आगे ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज कराना, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पूछता है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है और क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम क्या समझा सकते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा छात्र पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने तथा उनके विश्लेषण के द्वारा समुदाय में समस्या यानी समाज में समस्याओं को कम करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार छात्रों को पर्यावरणीय कार्यों में व्यस्त रखकर उनको जागरूक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। चरण पूछता है पर्यावरणीय प्रबंध में जो, ठीक है, अनुसंधात्मक जो संस्थान है, क्रियात्मक अनुसंधान है, उसमें जो चरण हैं उनकी बात करता है। इस प्रक्रिया में कौन कौन से चरण है? तो समस्या की पहचान करना सबसे पहला चरण माना जाता है कि समस्या की पहचान करो, भाई समस्या किस प्रकार की है, ठीक है। इस चरण में छात्र की भूमिका एक अन्वेषक की होती है, ठीक है। इस तरह छात्र अपने इंद्रियों का प्रयोग करके एक स्थान का अवलोकन करता है तथा सूचनाएं प्राप्त करता है। जो छात्र को अपने पर्यावरण के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है वो संभवतः किसी न किसी समस्या को कम करने में मदद करता है, ठीक है। जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उससे कोई ना, हर विद्यार्थी की जिज्ञासा अलग है, माइंड अलग है, ठीक है, सोचने का तरीका अलग है, तो वो कुछ ना कुछ कमी निकाल सकता है, कुछ ना कुछ उससे बेहतर कर सकता है जो अभी उपलब्ध है। समस्या को प्रस्तुत करना, ठीक है, समस्या की पहचान कर ली तो समस्या का दूसरा चरण रहेगा समस्या को प्रस्तुत करना, ठीक है। समस्या को जब प्रस्तुत कर दोगे तो अब क्या करोगे, समस्या का जो समाधान है वो क्या हो सकता है तो उसको ढूंढोगे, समस्या का समाधान ढूंढना, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। फिर छात्रों को जो समस्या का समाधान ढूंढना है तो बेहतर समाधान खोजने में निम्न तरीके का जो है तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, निम्न तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अवसर के चक्र को देखेंगे, ठीक है, फिर ब्रेन राइटिंग करेंगे, फिर फोटोग्राफी भी कर लेंगे और रिवर्स में कार्य करेंगे कि हमने जो काम किया है उसको चलिए वापिस लास्ट से शुरू की तरफ देखते हैं, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, ठीक है। अब जो समाधान आप देख लेते हो, आपने समाधान तो ढूंढ लिया, तो समाधान का चयन आपको करना पड़ेगा। चौथे चरण में समाधान का चयन आ जाता है कि कौन सा समाधान बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब इस चरण में छात्र को संभावित समस्याओं की प्रायोगिकता को आंकना होता है कि भाई समाधान का चयन कैसे करें। अब छात्रों द्वारा जो तकनीक अपनाए जाते हैं समाधान का बेहतर चयन बना सके, वो समाधान को बढ़िया से समझ सके, तो सभी विचार को बोर्ड पर लिखना कि भाई किस क्या विचार है। छात्रों के साथ एक अच्छे विकल्प बनाने की मापदंड पर चर्चा करना। प्रत्येक छात्र को 3 स्टार दें तथा उनको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो उस विचार को जो है स्टार देने को कहें। तो इस तरह हम छात्रों में भी ये बात कर सकते हैं। अब समाधान का चयन करने के बाद में कार्य योजना क्या रहेगी, कैसे हम कार्य करें, ठीक है। चयन तो कर लिया, अब कार्य कैसे करें, तो इसमें भी आता है आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी तकनीक इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कई कौन कौन से चरण आ सकते हैं इसमें। तो इसमें कॉमिक स्ट्रिप आती है, जिसमें इसमें क्या होता है, मार्गदर्शन के साथ साथ कक्षा से कलाकार छात्र कालानुक्रमिक चित्रों की एक श्रृंखला बनाते हैं जो कॉमिक स्ट्रिप पर बनाया जाता है और स्ट्रिप का प्रथम फ्रेम वांछित परिणामों को दिखाता है। इसके बाद जो है वर्णनात्मक पैराग्राफ, यानी कि विभाजित टीम एक पैरा लिखे जो उनके समस्या चयन को स्पष्ट करे तथा बताए कि वे इस योजना को कैसे क्रियान्वित करेंगे, यानी कि कैसे अब लागू करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्रियान्वित करेंगे, यानी कि आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया क्रियान्वयन, ठीक है। तो इस चरण में योजना का जो समाधान है उसको क्रियान्वयन करने को जो है कहा जाता है और छात्रों को क्षेत्र में ले जा करके उनके चयनित कार्यों का क्रियान्वयन कराया जाता है। फिर क्रियान्वयन आपने कर दिया तो उसके बाद आता है मूल्यांकन करना उसका, तो मूल्यांकन किया जाएगा। इस चरण में जो है छात्रों को समस्या का समाधान के लिए क्रियान्वयन के मूल्यांकन की अनुमति दी जाती है। फिर आता है व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण। अब फीडबैक की बात आती है कि आप बताइए आपके हिसाब से क्या ये सही है क्या गलत है, तो इसका आकलन किया जाता है अपने अनुभव के हिसाब से। अब अगला जो प्रश्न बनता है उसमें पूछा गया है वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव बहुत सारे हैं। आप बता सकते हैं कि मनुष्य के लिए वायु साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है ना। शुद्ध वायु के बिना तो इंसान की मौत भी हो सकती है। वायु प्रदूषण शारीरिक जो है प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर डालता है, क्योंकि श्वसन के साथ ग्रहण की गई वायु जो है वो रक्त प्लाज्मा में घुलती नहीं, अपितु क्या होती है, होमोग्लोबिन के साथ में मिश्रित होकर के संपूर्ण शरीर में भ्रमण करने लगती है। वायु में प्रदूषण वाली कणिकाएं आदि आकार के कुछ बड़ी छोटी होती हैं, वो नासिका द्वार पर रुक जाती हैं, ठीक है, पर अति सूक्ष्म जो होती हैं
वो कणिकाएं फेफड़ों तक पहुंच जाती है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच करके रोगों का कारण बन जाती है। प्रदूषित वायु से श्वास संबंधी रोग, जैसे कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं प्रदूषित वायु से? ठीक है, प्रदूषित वायु से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो श्वास संबंधी रोग जो है वो होता है ब्रोंकाइटिस, गले का दर्द, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर इत्यादि। श्वास के अतिरिक्त श्वास रोगों के अतिरिक्त वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि भी हो सकते हैं। ये सब वायु प्रदूषण के परिणाम हैं। वाहनों के धुआं में उपस्थित सीसा कण शरीर में पहुंचकर यकृत, आहार नली, ठीक है, बच्चों में मस्तिष्क विकार, हड्डियों का गलना जैसे रोगों का कारण बनते हैं। इस संदर्भ में धूम कोहरा का उल्लेख आवश्यक है, जिसके कारण सैकड़ों व्यक्ति की अब तक मृत्यु हो चुकी है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का अंश जो है मिश्रित रहता है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अपितु मौत का कारण भी बनता है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है भैया, क्यों हम सिखाते हैं? पर्यावरण शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकना और प्रकृति को प्रदूषित होने से या प्रदूषण से बचाना। बच्चों तथा अन्य लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने के दुष्परिणामों का ज्ञान कराना। ये सारे पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इसमें आपको समझने में बिल्कुल भी 1% आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। जो चीज़ मैंने बताया है बिल्कुल सटीक सटीक आपको याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है। नोट्स को आपको कम से कम, या वीडियो देख रहे हैं तो आपको कम से कम 4-4 5-5 बार वीडियो देखना है, या नोट्स जो है उसको 4-5 बार रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा आप एग्जाम से पहले अपने सारे सब्जेक्ट अगर रिवीजन कर लेते हो तो विश्वास दिलाता हूँ 90% बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। 90% बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, जब आप रिवाइज कर चुके होगे कम से कम 4 बार। ठीक है, हर सब्जेक्ट को 4 बार आप रिवीजन कर लेते हो पहले एग्जाम से पहले, यानी फर्स्ट एग्जाम जिस दिन आपका होगा, पहला सब्जेक्ट जिस दिन आप देने जाओगे 901, उस दिन से पहले अगर आपने सारे विषय को 4 बार रिवाइज कर लिया है तो समझिए कि आप बिल्कुल चरम पे हो। आप जाओगे 90 से ऊपर, 90 से भी ऊपर, और 95 भी ला सकते हो, 96 भी ला सकते हो, लेकिन 90 तो कम से कम आप ला सकते हो, लेकिन 4 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट तो आराम से पढ़ लोगे, यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं है। जहाँ पर समझाने वाली बात होगी मैं समझाता रहूँगा। वियोजक या अपघटक क्या होते हैं? अपघटक मतलब क्या होता है कि जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको जो है क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं और मिट्टी में डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं और तथा जैविक पदार्थों को वियोजित या अपघटित करते हैं, यानी कि सड़ाना गलाना का काम करते हैं, तो उन्हीं को अपघटक या वियोजक कहते हैं। इस क्रिया के दौरान वे अपना भोजन भी निर्मित करते हैं, उनको खाते हैं तो अपना भोजन निर्मित करते हैं। जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है उनको जो है सामान्य पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, सामान्य पदार्थों में तोड़ देते हैं। और सामान्य पदार्थों में तोड़ने से क्या होता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हमारे हरे पौधे हैं वो उनका पुनः प्रयोग कर लेते हैं। इसमें अधिकांश जीव जो है सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक के रूप में मृदा में ही रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा की विभिन्न शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है? तो हमने इन विधियों के बारे में पहले ही पढ़ा है, जिसको हम व्याख्यान विधि बोलते हैं। व्याख्यान विधि मतलब आपका लेक्चर मेथड हो गया। व्याख्यान के बाद में वाद विवाद या परिचर्चा विधि, ध्यान रखिएगा नाम, वाद विवाद या फिर परिचर्चा विधि। आपसे पूछ ले परिचर्चा विधि तो आपको पता नहीं है, तो डिस्कशन मेथड हो जाता है। ठीक है, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि दोनों एक ही नाम है, तो जिसको प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। पर्यटन या फिर क्षेत्र भ्रमण विधि जिसको एक्सकर्शन मेथड बोलते हैं। समस्या समाधान विधि जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोलते हैं। पूछताछ विधि इंक्वायरी मेथड बोलते हैं। और प्रदर्शनी विधि जिसको एग्जीबिशन मेथड बोलते हैं। खोज विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये 8 विधियां हैं जो पर्यावरण शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों में शामिल हैं। ठीक है, अब कभी कभी आपसे पूछेगा व्याख्यान विधि, पर्यावरण शिक्षण में व्याख्यान विधि क्या है, या फिर पर्यावरण शिक्षण में वाद विवाद विधि क्या है, या परिचर्चा विधि क्या है, या फिर बोलेगा पर्यावरण शिक्षा में जो है आपकी परियोजना या प्रोजेक्ट विधि का महत्व क्या है, पर्यटन या भ्रमण क्षेत्र का विधि का महत्व क्या है, समस्या या समाधान विधि का महत्व क्या है। ठीक है, पूछताछ विधि का महत्व क्या है, प्रदर्शन विधि का महत्व क्या है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि का महत्व क्या है, खोज विधि का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये सारे विधियों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये सारी विधियां मैंने यहाँ पे दे रखी है, एक एक विधि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पहला विधि है व्याख्यान विधि। इस व्याख्यान विधि में क्या होती है, कौन सी सबसे प्राचीन, ये सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है हर पॉइंट को, जहाँ पर जरूरत होगी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा।
तो व्याख्यान विधि आप समझ जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे, पहले समझेंगे अच्छे तरीके से। व्याख्यान विधि के बाद, व्याख्यान विधि में क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। व्याख्यान विधि के बाद में आता है आपका दूसरा वाद विवाद या परिचर्चा विधि, ठीक है, जिसको डिस्कशन मेथड कहते हैं। तो ये आपका दूसरा विधि हो गया, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं जो है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ को हाईलाइट की हुई है। तो यहाँ पर आपको ये समझते हुए जाना है, हर चीज़ को पढ़ने से पहले विद्यार्थी को समझना चाहिए। उसके बाद में परियोजना या प्रोजेक्ट विधि जिसको हम बोलेंगे, तो ये आता है। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की परियोजना या प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो ये आप बताएंगे, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, करके सीखना, इसके सिद्धांत पे आधारित है। इसमें उत्तम विधियों, ये जो है सबसे एक उत्तम विधि के बीच में मानी जाती है, और साथ ही साथ ये छात्र केंद्रित विधि भी है। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। यह विधि जो है डब्ल्यू एच किलपैट्रिक द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन है, तो डब्ल्यू एच किलपैट्रिक है। पर्यटन अथवा भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण विधि जो है, इसकी बात करें तो ये भी सर्वोत्तम विधि में से एक है, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने की। तो यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा के लिए ये बहुत अच्छा एक विधि माना जाता है। इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी रहता है, क्योंकि हम साक्षात देख करके, क्षेत्र भ्रमण, हम कहीं घूमने जा रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो साक्षात हम देखते हैं। एक तो किताब में पढ़ो, एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ो, और एक उसको देखो, तो उससे ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो ये जो है एक स्थायी विधि भी मानी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई है। इसके बाद समस्या समाधान विधि। समाधान विधि जो है ये मानसिक क्रियाओं पे बल देता है, ठीक है, सारी मानसिक क्रियाओं पे बल देता है ये। इसी में छात्र जो है अपनी पूरी जो भी समस्या है उसको प्रस्तुत करके देखता है, जिसका समाधान विद्यार्थी खुद अपने सीखे हुए नियमों और सिद्धांतों के प्रत्ययों की सहायता से निकालता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें जो है सारी योग्यताएं जो होती हैं वो विकसित होने का प्रयास करती हैं। इसके बाद आता है पूछताछ विधि। पूछताछ विधि जो है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में, दोनों इसमें सक्रिय रहते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में ही होता है, ठीक है। उसके अनुसार उसके अनुभव साझा करता है शिक्षक से, और अपनी अगर कोई क्वेरी है, उसको कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। फिर प्रदर्शनी विधि आ जाती है, इसके बारे में पूछा जाए आपसे तो ये भी बताओगे आप, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका आता है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, ठीक है। इसको अनुसंधान विधि भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि स्वयं खोज विधि क्या है या फिर अनुसंधान विधि क्या है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आठवां विधि आता है इसमें। इसके जनक जो है कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, माना जाता है, पूछा जाता है कि आपसे कि ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अनुसंधान विधि या फिर अन्वेषण विधि या आपका खोज विधि के प्रवर्तक कौन है, तो H. E. आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसमें बालक की कार्य क्षमता विकसित होती है, और बाकी पॉइंट आप देख सकते हो, ये सारे पॉइंट आप आराम से पढ़ सकते हो। पर्यावरण शिक्षण के लिए प्रोजेक्ट पद्धति को एक प्रभावशाली विधि के रूप में विवेचना कीजिए। अभी मैंने बताया आपको प्रोजेक्ट पद्धति जो है वो क्या होती है। तो हम पर्यावरण शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि या पद्धति को एक प्रभावशाली विधि मानते हैं, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में परियोजना का बहुत महत्व है। इसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट विधि है वो क्या करता है, जीवन से संबंधित है, ये सबसे बड़ी बात तो प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। इसके अंदर जो छात्र है वो यथार्थ समस्याओं को हल करना सीखता है। चरित्र का निर्माण करने में ये सहायक है, दूसरा पॉइंट में हम बता सकते हैं इस विधि के बारे में, ठीक है। इसमें मूल्यांकन भी आता है। तीसरा इसका खास है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, मानसिक विकास में सहायक है, ठीक है। हस्तकार्य के प्रति श्रद्धा जो है उत्पन्न होता है इसमें, और रुचिपूर्ण प्रणाली भी है ये प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि को रुचिपूर्ण प्रणाली भी माना जाता है, क्योंकि इसमें खुद कोशिश करते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो इसमें समझा जा सकता है। इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि यानी परियोजना विधि का बहुत ही महत्व है, और ये एक प्रभावी या प्रभावशाली विधि है। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अब पर्यावरण शिक्षा है, उसको कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, तो पहले तो शिक्षण शैली, भाई हमारी शिक्षण शैली कैसी है, हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी उस शिक्षा को, पर्यावरण शिक्षा को, तो ये प्रभावित कर सकती है शिक्षण शैली पहली। फिर प्रयुक्त उपकरण, किस प्रकार के उपकरणों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये भी जो है उसको प्रभावित करती है, ठीक है। जिसमें हम ग्लोब हमारा मैप है, मॉडल हम किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो डिजिटल विधियों की उपस्थिति। जो डिजिटल विधि हम जो कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं उन संसाधनों का पर्यावरण शिक्षा के लिए, तो वो कैसे प्रभावित करेगी, ये भी हम सरलता से समझाने का प्रयास करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। और पर्यावरण नीति जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, भाई पर्यावरण सरकार की पर्यावरण नीति कैसी है, ये भी पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करती है। और
पर्यावरण शिक्षण जो है निम्न कक्षाओं तक ही सीमित है, ये एक बहुत बड़ा दोष है इसका, तो ये भी प्रभावित करती है। कुछ संस्थान जो हैं वो पर्यावरण शिक्षा को जो है प्रभावित करते हैं, कुछ संस्थान जो हैं वो पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करते हैं, वो पर्यावरण संबंधी जागरूकता, नीतियाँ, तत्परता आदि को जो है ज़्यादातर साझा नहीं करते हैं, तो ये भी ये प्रभावित करती है। पर्यावरण शिक्षा में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या शिक्षा का समावेश ना करना, ये भी जो है एक समस्या है। तो इस तरह से हम सारे पॉइंटों को समझ सकते हैं। अगला जो है आपका पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में अध्यापकों का क्या दायित्व होना चाहिए। भाई पर्यावरण जो भी हम जागरूकता पैदा करते हैं पर्यावरण के प्रति, अगर हम उसका विकास करना चाहें तो उसमें अध्यापकों का क्या दायित्व है, क्या भूमिका है, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण की वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करें कि भाई आज के समय में पर्यावरण की कैसी स्थिति है, उसको स्पष्ट करें बालकों में। टीचर का काम है ये कि पर्यावरण की वर्तमान स्थिति का जो है शिक्षक अभी स्पष्टीकरण करे, बच्चों को समझाए कि क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो इस प्रभाव को हम यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। प्रदूषणों तथा विकृतियों के स्वरूप का विश्लेषण करके, अब क्या करते हैं शिक्षक, क्या करेंगे, बच्चों को जब बताएंगे तो वो बताएंगे कि प्रदूषक कैसे कैसे होते हैं, हाँ, या फिर जो कमियां होती हैं वो कैसी कैसी होंगी, उसको हम बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, कौन कौन सी विकृतियां हैं, उससे क्या नुकसान हो सकता है, उसकी जानकारी हम विद्यार्थियों को देंगे। उसके अलावा तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं पर्यावरणीय जागरूकता संबंधी बहुप्रचार माध्यमों को समझाने में मदद करके। ठीक है, इसमें फिल्म, निबंध जो है ये आ जाते हैं, कई लेखकों की रिपोर्ट आती है पर्यावरण के संबंध में, उनको हम समझा सकते हैं इसमें। पर्यावरण का गहराई से अध्ययन करने में सहायता करके, भाई पर्यावरण के बारे में कई लोग जो है जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको वो अपना परामर्श दे सकते हैं, अपना निर्देशन दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, ये चीज़ आ जाती है इसमें। और कार्यक्रम का आयोजन करके, कुछ कार्यक्रम जो है पर्यावरण से संबंधित जा करके गाँव में, शहरों में और सामान्य लोगों के बीच पर्यावरण चेतना को जगाना, ये सब चीज़ें बताना है, तो इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ अभियान चला करके भी, इसमें वृक्षारोपण आ सकता है, साफ सफाई वगैरह कैसे हो सकती है, स्वच्छ जल जल पीना है, से स्वच्छ वायु लेना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम शामिल कर सकते हैं। छात्रों में नैतिक मूल्य की भावना का विकास करके, नैतिक मतलब कि दूसरों के प्रति आदर सम्मान हो, दूसरे की पीड़ा को समझा जाए, ये सब चीज़ें जो है हम बता सकते हैं, उनको जिम्मेदारियों का एहसास करा के। तो ये उपयुक्त बिंदु जो है ये पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण चेतना या पर्यावरण जागरूकता के विकास में शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वातावरण और अनुकरण यानी नकल करके बच्चे सीखते हैं। उनके वातावरण में आसपास में क्या हो रहा है उन्हीं का अनुकरण करते हैं और सीखते हैं, तो वातावरण से भी सीखते हैं, अनुकरण से भी सीखते हैं। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो बायोगैस में मीथेन गैस पाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाला गुण कौन सा है, तो सुस्पष्टता जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने वाला गुण है, विकसित होने वाला गुण है। विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो अन्वेषण विधि को सबसे बेस्ट विधि माना जाता है विज्ञान शिक्षण का। पर्यावरण का प्रकार जो है वो कौन सा है, तो पर्यावरण का प्राकृतिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक, तीन प्रकार पर्यावरण के हैं, ध्यान रखना है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य में ज्ञान की क्या भूमिका है, तो ज्ञान जो है ये जागरूकता पैदा करता है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों में ज्ञान की क्या भूमिका है, तो ज्ञान के द्वारा जो है जागरूकता पैती है, ज्ञान तो खुद देता ही है, अभिवृत्ति जागृत होती है, कौशल जागृत होती है, मूल्यांकन कुशलता जो है पनपती है। तो ये सारी भूमिकाएं हम स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों में पर्यावरण अधिगम की विधियों का वर्णन करें, तो करके सीखना एक तो होता है, दूसरा होता है अनुभव से सीखना, तीसरा होता है मूल प्रवृत्तियों के द्वारा सीखना, चौथा होता है अभ्यास द्वारा सीखना और अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों में पर्यावरण अधिगम की विधियां हैं जिनको हम सिखा सकते हैं। ठीक है, बच्चों के पर्यावरणीय विचारों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो सामान्य वर्ग से संबंधित जो है पर्यावरण विचार में, सामान्य वर्ग से संबंधित कल्पना और वास्तविकता जो है उसके वो भी विशेषताएं पाई जाती है, सामान्य गुण हैं वो भी पाए जाते हैं, अनुभव है या व्यक्तिगत भिन्नता है, ये सब चीज़ें इसमें बच्चों के पर्यावरणीय विचारों में ये विशेषताएं पाई जाती है। ब्रूनर के करके सीखने का सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो ब्रूनर के करके सीखने का सिद्धांत क्या कहता है कि ये वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं की पहचान करता है। ठीक है, उचित रचना कौशल का विकास करता है, जिससे हम इसे ब्रूनर के सिद्धांत में शामिल करते हैं, प्रत्ययों का विश्लेषण करता है और अभ्यास करना सिखाता है। इन सभी चीज़ों को हम, हमारा मेन पॉइंट सबसे सटीक होना चाहिए, उसके बाद आप आगे थोड़ा सा अपने मन से भी लिख सकते हैं, मेन पॉइंटों को ध्यान रखना है आपको। पर्यावरण वह आशक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, पर्यावरण की ये परिभाषा जे.एस. रॉस ने दी है। पर्यावरणीय शिक्षा नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह कथन है तो ये है ईवी वेस्ले का। परिचर्चा एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी
के रूप में किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन किसका है? तो जेम्स एम ली का है। पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है। ये परिभाषा स्वान ने दी थी। ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। प्रकृति का अनुसरण करो, ये कहा किसने? तो ये कहा रूसो ने कि प्रकृति का अनुसरण करो। जीवों के परिस्थिति को कारकों का योग पर्यावरण है, यह परिभाषा फिटिंग की है। ठीक है, ये एग्जाम में भी आ चुका है। वातावरण उन सभी, यहाँ पे वातावरण है, ठीक है, उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। यह परिभाषा खालिस्तान ने दी, तो ये हर्स्कोविट्स की परिभाषा है। पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो ये वुडवर्थ ने दी। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है आपको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। प्रदूषित जल से होने वाला मुख्य रोग जो है पीलिया है। पीलिया जो है सबसे पहले प्रदूषित जल पीने से होता है। एनसीएफ का पूरा नाम जो है वो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन कैसा कैसा हो सकता है? लिखित भी हो सकता है मूल्यांकन, ठीक है, किसी का जांच पड़ताल करना है तो लिखित रूप से भी हम उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, और प्रयोग करा के भी कर सकते हैं, यानी प्रयोगात्मक। पाठ योजना की पंचदीपीय प्रणाली जो है वो हर्बर्ट ने दी थी। पर्यावरण मूलतः जो है मानव का अधिकार है, ठीक है। अच्छा, खालिस्तान चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो सुंदरलाल बगुणा जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है 1972 में हुआ। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है तापीय प्रदूषण से संबंधित है, ज़्यादा हीट की वजह से होता है ये। ओजोन छेद के प्रभाव से जो है कौन सी चीज निकल के आती है पृथ्वी पर? वो परावैंगनी किरणें। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1986 में हुई थी। चिपको आंदोलन भारत के खालिस्तान राज्य में तो उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ हुआ था, गढ़वाल जिले में। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु को जो है आजीविका कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। जितने भी लोग हैं सब सौर ऊर्जा पे डिपेंड है, चाहे वो पौधे हो, जीव जंतु हो, मगरमच्छ, पानी के जीव हो, या फिर हम इंसान हो। प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1981 में कुल 26 धाराएं हैं। तो ये कब हुआ था अधिनियम पास? 1981, और इसकी कुल धाराएं 26 हैं, ये ध्यान रखना है। खाली स्थान प्रदूषण से उच्च रक्तचाप होता है, यानी हाई बीपी होता है, तो ध्वनि प्रदूषण से होता है। ग्लोबल वार्मिंग एक खालिस्तान प्रभाव है, तो ये प्रकाश रासायनिक प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग जो है ए जी टांसले ने किया था। समपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1990 में किया गया। समपोषित मतलब सबके लिए पोषित, पूरे विश्व के लिए भी। परिस्थिति की प्रणाली का सरलतम नाम जो है उसको हम बोलते हैं प्रकृति, सरलतम नाम। अपवाहन की क्रिया का प्रमुख कारक जो है वो क्या है? वर्षा है। पर्यावरण उपागम का अर्थ लिखिए। पर्यावरण उपागम का क्या अर्थ हो सकता है? तो पर्यावरण उपागम का अर्थ जो हम बता सकते हैं, छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण विकसित करना पर्यावरण उपागम कहलाता है। पुस्तकालय के महत्व पूछता है, तो इसमें आप पुस्तकालय के बहुत सारे महत्व जो मैंने यहाँ 5 दिए हैं ये बता सकते हो। इसके अगर विस्तार करने का नंबर के हिसाब से केवल 2 नंबर का पूछे तो यही लिख देना है, 3 नंबर का पूछे तो इसके आगे एक लाइन अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे अभी थोड़ा लेट जुड़े हैं उनको बता दूँ, आपके नोट्स बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। काफ़ी मेरे पास हज़ारों विद्यार्थियों ने ले लिए हैं, गिनती भी नहीं है, 3-3.5 हज़ार विद्यार्थियों ने अभी तक नोट्स ले लिए हैं। तो जितना जल्दी आप नोट्स लेकर के परचेस करके अपना काम चला सकते हैं। अगर वीडियो से चल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप प्रिंटेड नोट लेना चाहते हैं तो आप जो है पीडीएफ फॉर्म में लेंगे, आपको व्हाट्सएप पे बस पेमेंट करना है। सेकंड ईयर के नोट्स 599 में उपलब्ध हैं, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। 84690222 ये यूपीआई नंबर भी है और यही व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, और आपको जो है आपका सारे सब्जेक्ट एक साथ में भेज दिए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट इसमें शामिल है, चाहे आपका ऑप्शनल हो या मेन सब्जेक्ट हो। पाठ्य योजना का महत्व बताइए। तो पाठ्य योजना का क्या महत्व होता है? तो पाठ्य योजना क्या करता है, लक्ष्यों को, हमारा लक्ष्य क्या है उसकी स्पष्टता देता है। भाई हमारे को क्या क्या आगे करना है,
ठीक है। शिक्षण विधियों का चयन करने की प्राथमिकता देता है, भाई हमें कैसे कौन सी चीज़ कब पढ़ानी है। शिक्षण सामग्री की व्यवस्था कैसे करनी है, ये भी हमारे को पाठ्य योजना से समझ में आ जाती है। समय तथा शक्ति में बचत हो जाती है। एक बार पाठ्य योजना बन गई तो हमें बार बार में उस पाठ्य योजना की चिंता नहीं करनी है, समय बच गई। ठीक है। अब हमारे पास पाठ्य योजना है तो हम समय तो बचा ही पाए हैं, साथ ही साथ सारी की सारी शक्ति हमारे को उस पाठ्य योजना को समझाने में लगा देनी है। आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है कि बार बार यार पाठ्य योजना नहीं करनी है, हमने बना लिया है, अब जो है हम इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास जागृत हो जाती है। पाठ्यक्रम जो है समय पर समाप्त हो जाता है। तो ये सारे के सारे महत्व हैं पाठ्य योजना के। सहायक सामग्री क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। अब सहायक सामग्री का नाम आप बता सकते हो, श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट किस काम आता है भाई, इस पे विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा बताए गए अभ्यास कराए जाते हैं। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे ही कराई जाती है। विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं, वहीं से वो जो है अपने चीज़ों को समझते हैं। कोई डाउट हो तो पूछते हैं। पाठ्य पुस्तक जो है ये भी क्या है, सहायक सामग्री है भाई शिक्षा में। ठीक है। चित्र जो है ये भी सहायक सामग्री है, इसके बारे में बता सकते हैं। मानचित्र है, ग्लोब है, चार्ट है, सारी की सारी सहायक सामग्रियां हैं। इनका ये उदाहरण है और इन्हीं को हम बोलते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होती है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है। सहायक सामग्री वो सामग्रियां होती हैं जो विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने और आत्मविश्वास के साथ उसको समझने में सहायता करती हैं। ठीक है। ये सारी सारी सहायक सामग्री होती है जो अधिगम में प्रयोग की जाती है। पोस्टर भी इसमें आ जाते हैं। पाठ योजना निर्माण के पूर्व आवश्यक सावधानियों को बताइए। तो पाठ योजना निर्माण करोगे तो आवश्यक सावधानियां क्या होना चाहिए, सबसे पहले पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पहले से आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई पाठ योजना का निर्माण आप करने वाले हो तो क्या करोगे। विषय वस्तु का ज्ञान, अब किस विषय को आप जो है किस विषय की पाठ योजना का निर्माण करना चाहते हो। ठीक है। सीखने का सिद्धांत क्या रहेगा, बालकों की रुचि का आपको ध्यान रखना है कि भाई पाठ योजना बनाओगे तो बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। शिक्षण विधि कौन सी आप उपयोग करोगे, शिक्षण सामग्री आप कौन सी उपयोग करोगे, ये सारी चीज़ें जो है पाठ्य योजना निर्माण से पहले हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। पाठ्य योजना के सोपानों को बताइए। तो पाठ्य योजना के सोपान में भूमिका होती है। पहली तो भूमिका होगी, दूसरी हो जाएगी प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना या संबंध निर्धारण करना, फिर प्रयोग करना और पुनरावृत्ति करना। नेक्स्ट जो है एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, इसको ध्यान रखना है। इसमें पहला सिद्धांत था ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा इसका एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी रटना नहीं है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी केवल किताबी कीड़ा ना बन जाए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। और पांचवा जो इसका अंतिम सिद्धांत है वो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मतलब राष्ट्रीय मूल्य जो भी होता है हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसके प्रति आस्था विद्यार्थियों में जगनी चाहिए और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 का अंग या भाग पूछेगा तो आपसे बताना पड़ेगा। तो ये कुछ निम्न भाग हैं जिसमें परिप्रेक्ष्य है, सीखने का ज्ञान है, पाठचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन शामिल है, विद्यालय व कक्षा का वातावरण शामिल है और व्यवस्था अनुगत या व्यवस्थागत सुधार शामिल है। ये 5 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं अंग या भाग में। पर्यावरण पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मतलब पर्यावरण पाठ्यक्रम अगर आप निर्माण करते हैं तो उसके सिद्धांत आप क्या क्या अपनाएंगे। तो पर्यावरण पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विद्यार्थियों के स्तर और मानसिक विकास के अनुकूल रखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण, बालकों की रुचि के अनुकूल रहेगा, वातावरण केंद्रित हो, ठीक है, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो, विभिन्न विषयों से संबंधित हो, क्रियाशीलता को स्थान मिले, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो और प्रेरणादायक पाठ्यक्रम हो। व्यापक सर्वे का क्षेत्र माना जाता है तो सरकार, कानून, शिक्षा तथा जनसंख्या, ये व्यापक सर्वे कर सकते हो आप सरकार के ऊपर, कानून के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और जनसंख्या के ऊपर। कौशल के प्रकार है तो 2 प्रकार के कौशल होते हैं। विधाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम है, तो विद्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो माध्यम है वो है पुस्तक। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, फ्यूरियर ने किया था। भ्रमण विधि का प्रमुख गुण क्या है, तो प्रत्यक्ष अनुभव और स्थायी ज्ञान देता है ये। प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो स्वयं क्रिया करना, स्वतंत्रता और वास्तविकता। प्रदर्शन विधि का आवश्यक सोपान क्या है, तो पाठ की प्रस्तावना और प्रयोग का विवरण।
विश्व की 3 प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन्हें 3P के नाम से जाना जाता है? तो जनसंख्या, प्रदूषण और गरीबी, जिसको पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पोवर्टी कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, प्रदूषण, पॉल्यूशन, गरीबी, पॉवर्टी। तो ये 3P हैं, ध्यान रखना है, 3P के नाम से जानी जाती है। 3P हाईलाइट कर देता हूँ। संचित अभिलेख की विशेषताएं लिखिए। जो संचित यानी हमने जो संचित किया हुआ है, बचा के रखा है, तो उसमें उसकी क्या विशेषताएं होती है? तो संचित अभिलेख में जो है पूर्ण सूचनाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, सूचनाएं प्राप्त करने में सरलता होती है, सूचनाओं में स्पष्टता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, निरंतरता भी होती है और संक्षिप्तता भी होती है। ठीक है, ये सारी की सारी संचित अभिलेख की विशेषताएं हैं। अवलोकन विधि की विशेषताएं बताइए। तो अवलोकन विधि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें अनुभविक अध्ययन होता है, अनुभव करके अध्ययन किया जाता है, वास्तविक अध्ययन मिलता है, इसमें व्यापक भी अध्ययन मिलता है, सरल अध्ययन भी होता है और प्रत्यक्ष अध्ययन भी होता है। ये सारी की सारी विशेषताएं इसके अंदर आती है, 5 विशेषताएं। अगला जो पोर्टफोलियो के उद्देश्य बताइए। पोर्टफोलियो का क्या उद्देश्य होता है? पोर्टफोलियो हम क्यों बनाते हैं? तो अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है। ठीक है, जो हमारा उद्देश्य होता है अनुदेशात्मक होता है, साथ ही साथ मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, वर्तमान उपलब्धियां संग्रहित करना, ये भी इसका उद्देश्य है, प्रदर्शन एवं दस्तावेज का संरक्षण होता है, ये भी हमारा उद्देश्य है कि बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया, उसके दस्तावेज कौन कौन से हैं, उसका संरक्षण करते हैं पोर्टफोलियो में। तैयारी एवं कार्यकारी उपयोग भी होता है। ठीक है, मूल्यांकन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को समझाइए। मूल्यांकन से शिक्षक को जानने में ये सहायता मिलती है कि क्या शिक्षार्थियों ने तथ्यों का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो हमने सिखाया है उसका, सिद्धांतों एवं सामान्यकरण की समझ विकसित कर ली है, अभिप्रेरित कौशल का अनुप्रयोग, योग्यता का विकास कर लिया है। ठीक है, तो इसमें ये भी आ जाता है, यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते, योग्यता विकसित कर ली है विद्यार्थियों ने। इससे शिक्षक को शिक्षार्थियों के अधिगम के बारे में ठोस और विश्वसनीय परिणाम मिलते हैं या प्रमाण मिलते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार क्या है? अब ये डेफिनेशन भी याद रखना है, पूछ लेता है कोठारी। ये मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? तो कोठारी आयोग की है। ठीक है, एनसीईआरटी 1963 के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा देख सकते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के लक्ष्य पूर्ण किए गए हैं। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से शिक्षक क्या कर सकता है? यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना और कितनी अच्छी तरीके से सीख लिया है। प्रत्येक बच्चों के अधिगम प्रक्रिया के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं, अपने शिक्षण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं कि भाई मैंने कितना अच्छा या बुरा पढ़ाया है, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं, तदनुसार सुधार में ला सकते हैं और मंद गति छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना भी बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे शिक्षक के लिए हैं। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक के लिए कैसे उपयोगी है, उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है बताइए। तो आप जो है इन पॉइंटों को भी लिख सकते हैं। तो मूल्यांकन के बारे में जिस प्रकार का क्वेश्चन आए उस प्रकार का आपको लिखना है। ग्राम पंचायत के कार्य पूछे जाते हैं। तो ग्राम पंचायत, आप गांव में रहते हो, आप पता ही है ग्राम पंचायत का क्या काम करता है। अपने क्षेत्र, अपने पंचायती क्षेत्र जो भी होता है वहाँ पर स्वच्छता की व्यवस्था करना, सार्वजनिक कुओं तालाबों का निर्माण करवाना, उनकी आवश्यकता अनुसार मरम्मत और सफाई करवाना, नहाने व पालतू पशु के पीने हेतु पानी का जो जल की व्यवस्था करवाना, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे जानते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है ये पंचायत के हैं। तो ये सारे के सारे आप पॉइंट जो है आराम से देख सकते हो। बहुत पॉइंट हैं, कितने पॉइंट आप याद करोगे? ठीक है, तो पॉइंट तो आप जितने मर्जी उतने याद करो। मैं तो कहूँगा कि कम से कम 8 से 10 पॉइंट जो है ज़रूर याद करके जाइए। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, बहुत सारे उपाय हैं इसके इसके भी उपाय आप आसानी से बता सकते हो। जल प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन के उद्देश्य क्या हैं? हमेशा पूछा जाता है वर्षा जल संचयन के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है भैया, वर्षा जल संचयन होता क्या है? तो वर्षा जल संचयन जो है ये सिंचाई और अन्य उपयोग के लिए वर्षा के पानी को संग्रहण करना या भंडारण करना और उपयोग में लाने की तकनीक होती है। वर्षा के पानी को छत के ऊपर या फिर अन्य प्रकार के मानव निर्मित जमीन के ऊपर की कठोर सतह से इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, अंदर अंडरग्राउंड टैंक बना लिया आपने, वहाँ पर जब वर्षा आती है तो उसका पाइप जो है, ड्रेनेज पाइप आपने अपने छत के घर की डाल दी और ड्रेन होकर सारा पानी जो है वहाँ पे चला गया। उस पानी का बाद में प्रयोग किया जा सकता है। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो ये इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं जो आप बता सकते हैं। वर्षा जल संचयन के क्या क्या उद्देश्य हैं?
बढ़ती मांग पूरा हो सकता है, बाढ़ से बचा सकते हैं। भाई पानी इधर उधर बिखरेगा, सड़कों पे जा रहा है, आप जानते हो कि सड़कें भर जाती है लबालब। अगर यही वर्षा वर्षा जल संचयन किया जाए, बड़े बड़े तालाब कुएं बनाए जाएं और उनको, उन पानी को जो है वहाँ सड़क से उस तालाब और कुओं में या अंडरग्राउंड टैंक्स में पहुँचाया जाए, तो ये पानी भरेगा ही नहीं। तो ये भी एक माध्यम है। ठीक है। अपवाह के नुकसान को कम करना, जो पानी मिट्टी कटाव हो जाता है, ठीक है, उसको भी जो है आप बता सकते हैं कि इससे बचाव हो सकता है। भूजल प्रदूषण को कम करना और साथ ही साथ जो है पूर्ण भरण भूजल द्वारा जल स्तर को बढ़ाना। इसके लाभ क्या है? ये तो उद्देश्य हो गए, ठीक है, तो ये तो हम बता सकते हैं, ये निम्नलिखित उद्देश्य हैं। लेकिन इसके लाभ क्या है? तो लाभ भी हम बता सकते हैं भाई, इसके विभिन्न लाभ हैं। बाढ़ तूफान के पानी के अफवाह और कटाव को कम करता है, ठीक है। वर्षा जल संचयन करेंगे तो देखो, कहीं बड़ा सा जलाशय है, वो लबालब पहले से ही है, तो उसमें पानी भरेगा, बांध डैम में पानी भरेगा, तो डैम खोल दिए जाते हैं, कई बार इलाकों में बाढ़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। वैश्विक या विश्व तापन क्या है? यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया था कि जो है विश्व, पृथ्वी का जो तापमान है, अगर वो बढ़ता है, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी अधिक मात्रा हो जाएगी, तो पृथ्वी की सतह का वातावरण जो है उसका तापमान निरंतर बढ़ता रहता है, उसी को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आप देख रहे हो तापमान रोजीना बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद जो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण या भ्रमण, जिसको हम फील्ड सर्वे कहते हैं, उसके उद्देश्य क्या है? ये मैं आपको अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कि भाई क्षेत्रीय भ्रमण क्यों करते हैं हम, ठीक है। और इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो उद्देश्य हम निम्न प्रकार के उद्देश्य बता सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय भ्रमण क्या होता है ये बता सकते हैं, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ ऊपर ही। और यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, ये बता सकते हैं। क्षेत्र पर्यटन के विशेषताएं आपसे पूछेगा, तो विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? तो क्षेत्र पर्यटन की निम्न विशेषताएं आप ये बता सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंध के बारे में क्वेश्चन आता है। तो अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या होता है? जो भाई वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वो कैसे करोगे आप? क्योंकि हमारे अपशिष्ट तो बहुत सारे निकलते हैं, देख रहे हो कि कूड़े कचरों का ढेर लगा रहता है आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसका प्रबंध हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है, आर्थिक विकास के कारण जो है अपशिष्टों की मात्रा बढ़ती जा रही है। घरेलू ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, सैनिटरी अपशिष्ट पदार्थ हैं, व्यावसायिक अपशिष्ट हैं, इंस्टीट्यूशनल अपशिष्ट हैं, कैटरिंग है, मार्केटिंग है, ठीक है। अपशिष्ट जो घरों से निकलते हैं, शिपिंग नालियों से निकलते हैं, ये सब जो है अपशिष्ट, उनको उपचारित करना और अच्छे तरीके से उसको जैव चिकित्सा से जो है ट्रीट करना, यही जो है अपशिष्ट प्रबंध कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण में 3 आर को समझाइए। पहला आर होता है रीयूज, यानी कि जो हमने बस्ती है, जो वस्तु है उसका हम बार बार प्रयोग करें। जो भी वस्तु है, जैसे कि लिफाफे को फेंकने की अपेक्षा जो हम उसे फिर में प्रयोग ले सकते हैं, तो ये एक सिंपल सा है। और हम कह सकते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, डिब्बे हैं, उनका उपयोग जो हम रसोई घर में कर सकते हैं, तो उसको हम रीयूज़ बोल देते हैं कि हमको उसको फेंक नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद आता है पुनः प्रयोजन, यानी कि रीपर्पस। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब कोई वस्तु जिसके उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में नहीं आने पर उस वस्तु को किसी अन्य उपयोग में कार्य में ले लेना, ठीक है, कार्य के लिए प्रयोग करना। उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगा लेना, ठीक है। प्लास्टिक के डब्बों में भी आप भी पौधे उगा सकते हो, जो बड़े बड़े प्लास्टिक के डब्बे आते हैं उसमें पौधे उगा सकते हो। जो बड़ी बड़ी 2-2 ढाई-ढाई लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है, जिनको हम फेंक देते हैं, उसको काट करके भी हम जो है आराम से उसमें पौधारोपण फूल पत्ते उगा सकते हैं। घर में ही छोटा सा प्लांटेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा जो है पुनः चक्रण, यानी कि रिसाइकलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम प्लास्टिक की, कांच की जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं को पुनः उपयोग में लाएं, पुनः चक्रण करें, उससे कुछ ना कुछ और बना करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ों को कुछ और बनाकर हम यूज़ कर लें, तो इस तरह से जो है हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो 3 आर को हम इस तरह से समझाएंगे। चिपको आंदोलन पे टिप्पणी आपसे पूछता है, तो ये भैया चिपको आंदोलन क्या है? ये इसके सुंदरलाल बगुणा जो थे, वो मेन मास्टर थे, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत आज के उत्तराखंड, मतलब तो सन 2000 में उत्तराखंड बना था, तो उस समय जो है वहाँ पर गोपेश्वर शहर में दिसंबर 1927 में हुई थी। गोपेश्वर शहर आपका पड़ जाता है उत्तराखंड में, वो जब उस समय गोपेश्वर शहर था। आज का जो है वो आपका, अभी मैंने बताया था, उत्तराखंड का गढ़वाल जिला, ठीक है। अभी उत्तराखंड में वो गढ़वाल जिला है। इस आंदोलन में महिलाओं ने जो है पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा करती थी। जब भी कोई काटने आता था तो महिलाएं चिपक जाती थी, बोले कि इस पेड़ को काटोगे तो मुझे भी काटो। तो इसी इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
स्टॉकहोम में, ध्यान रखना, मानव पर्यावरण संबंधों को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें चिपकन आंदोलन पर टिप्पणी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। महिलाओं ने पेड़ों से चिपक करके अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप का बलिदान भी दिया था। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसके क्रांतिकारी या जिसके प्रयोजक जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख दोगे। इसके उद्देश्य आप थोड़ा सा बता दोगे तो इसके उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का व्यापारिक दोहन बंद करवाना था तथा पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण कार्य को गति देना था। पर्यावरण दिवस के रूप में निम्नलिखित तारीखों को अ, अ, निम्नलिखित तारीखों में दिवस मनाए जाते हैं। अब कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। जैसे कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है 1972 स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन की याद के रूप में मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व प्राकृतिक दिवस या प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके अलावा जो है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से आपने ये फटाफट हमने जो क्वेश्चंस देखे इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, जिन्होंने अपना पर्यावरण अध्ययन है अपना विषय, और विषय को अच्छे तरीके से तैयार करें। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना याद होगा, कम पढ़ोगे उतना कम याद होगा, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट एग्जाम से पहले पढ़ने हैं। सामने आपके सामने निर्देश है, आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इस निर्देश को फॉलो करें। जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे ही रखा है। और जैसे ही आप जी पे या फ़ोन पे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें, यही व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यही जी पे भी नंबर है, यही फ़ोन पे भी नंबर है। आप जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपको इमीडिएट जो है नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपका 907 नंबर सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका आता है 908 नंबर, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और अच्छे तरीके से बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।